Info for patient. तो उसको पेन होगी और अगर ज़्यादा जगह हो तो फिर उसको पेशेंट का चलना फिरना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये साइज़ बढ़ना और नंबर में बढ़ जाना, ये दो पेचीदगियाँ हो सकती हैं। इसका जल्द ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो उसके जड़ें बनने का भी खदशा होता है। और जड़ें उस तरह तो बेसिकली नहीं है, लेकिन जड़ें का लफ्ज़ जो है ना वो हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जिसमें कैंसर का डाउट हो। और वायरल एक ऐसी चीज़ है जो बेनाइन है। कुछ पैथोलॉजीज ऐसी हैं जो थोड़ी सी डेंजरस वाली हैं जिसमें कैंसर का राउटेड होती है और नीचे जो है उसकी चूंच होती है। तो वो जो कोन है वो हम सर्जरी करके बाई नाइफ या बचाव के मैय्यज जो हैं बेसिकली वैक्सीनेशन है, ठीक है, जो हम बच्चों में भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर महबूब आलम चिश्ती है। मैं जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ एविसिना मेडिकल कॉलेज में, और मेरी शाम की प्रैक्टिस जो है वो उमर हॉस्पिटल जो टाउन ब्रांच में है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है प्लैंटर वार्ट्स। इसको उर्दू में हम ये कह सकते हैं कि पाँव के मौके। जिस तरह अक्सर ख़वातीन हज़रात ने देखा होगा कि हाथ पे मौके निकलते हैं, डिफरेंट उंगलियों पे निकले होते हैं, उनको हम जनरल मौके कहते हैं, जो हाथ के मौके। तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो ज़्यादा पाँव के मौकों के साथ आते हैं, जिनको हम प्लैंटर वार्ट्स कहते हैं। डिस्कशन करेंगे कि सामीन को समझ भी आ जाए और उसके बारे में उनकी परेशानी ख़त्म हो कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और हमें किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सर, पाँव के मौके क्या होते हैं? जैसे मैंने गुजारिश की कि जिस तरह हाथ के मौके मशहूर हैं, पाँव के मौके जो हैं इनका शायद उस तरह सामीन को नहीं पता कि उसी तरह ही एक बीमारी है जो हाथ के अलावा और इस गर्दन के ऊपर वाले हिस्से में भी बाज़ का वो निकल आते हैं और स्किन में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन पाँव में जब वो आते हैं तो उसको हम पाँव के मौके कहते हैं, जिसको इंग्लिश में प्लैंटर वार्ट्स कहते हैं। सर, इसकी क्या वजह होती है? वो वजूहात हैं, उनमें से एक वजह जो है वो वायरल इन्फेक्शन है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस एक वायरस होता है, बनने की वजह होता है, और उस वायरस का जब अटैक होता है जिस्म पे, पाँव की जगह भी बना सकता है, जो पेरिनल एरिया है जहाँ पे हम पखाने वाली जगह है वहाँ पे भी बन सकते हैं, गर्दन पे भी बन सकते हैं और हाथ पे भी बन सकते हैं। बॉडी के किसी हिस्से में ये ज़्यादा कॉमन जगह हैं जहाँ पे वो इन्वॉल्व करता है। उसके अलावा कुछ इस तरह की वजूहात होती हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से वो जो स्किन वाली जगह है वो थोड़ी सी थिक हो जाती है, यानी वायरस ने अटैक किया और वहाँ पे वो इन्फेक्शन हुई और उसके बाद फिर वो प्रोसेस शुरू होता है, जैसे चलने का प्रोसेस होता है और वो जगह जो है वो रेगुलरली इरिटेट होती रहती है, स्किन हार्ड हो जाती है और उसका साइज जो है वो बढ़ता रहता है। इसकी अलामात क्या होती है? मोस्टली जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो पेन के साथ आते हैं। वो कहते हैं जी इस तरह, यानी उसको कोई भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लें, दाना बन गया है या छल्ली बन गई है या वो जगह फूल गई है या वहाँ पे गिल्टी निकल आई है, इस तरह की, यानी सोल में जहाँ भी वो बना होगा वहाँ पे जब प्रेशर आएगा तो वो पेनफुल होता है। और पेन होने के साथ, यानी ज़्यादा जो पेन सवेर होती है वो चलने फिरने से होती है, और पेन के साथ अगर वो उसकी इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्टेड वार्ड जो है वो ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा पेनफुल होते हैं, तो वो इन्फेक्शन एक असर रखती है अपना और उस जगह को फिर वो जो है वो उसको इन्फ्लेम कर देती है, यानी वो जगह सुर्ख हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर जो स्किन है, और उसमें उसके साथ थोड़ा सा पेशेंट को टेम्परेचर भी फील हो सकता है, चलने फिरने में प्रॉब्लम हो सकती है। सर, इसकी तशखीस के लिए क्या कोई टेस्ट भी करवाए जाते हैं? ऐसा ही तो कोई टेस्ट नहीं है, यानी जब पेशेंट जाएगा फिजिशियन के पास, यानी अपने गली मोहल्ले में किसी डॉक्टर के पास या मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास, तो बेसिकली उसकी तशखीस है कि ये प्रॉब्लम है क्या, और वो पेशेंट जो फाइनली आएगा वो सर्जन के पास आता है, जनरल सर्जन की डोमेन है। देख के हम फाइनल कर लेते हैं कि ये प्लैंटर वार्ट है, इसके लिए कोई अलग स्पेसिफिक कोई टेस्ट कराने की ऐसी ज़रूरत नहीं होती। तो सर, इसका इलाज क्या होता है? इलाज के बहुत सारे तरीके हैं, यानी एक ट्रीटमेंट ऐसा है जो मेडिसिन से है और उसके बाद कुछ जो स्टेप्स हैं वैसे हैं जिसमें हम इसकी थेरापी करते हैं और डिफरेंट इंटरवेंशंस के साथ। अब ट्रीटमेंट में जैसे कुछ ऑइंटमेंट्स है, सैलिसिलिक एसिड है 17%, इसकी डिफरेंट स्ट्रेंथ होती हैं, वो भी हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद उसका वेट किया जाता है और ये हमने देखा है कि वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव
वो नहीं होती। ट्रीटमेंट जो है वो इंटरवेंशन से, वो ट्रीटमेंट से ठीक होता है। तो दूसरा ट्रीटमेंट ये हो सकता है कि आप इसको बर्न कर दें, यानी जैसे हम सर्जरी कहते हैं, और उसको उस वार्ड वाली जगह को आप छोटा सा इंजेक्शन लगाएं, वो जगह जो सुन्न हो जाती है, और कॉटरी करके, जिसको हम इलेक्ट्रो कॉटरी कहते हैं, उसको बर्न कर दें। और कॉटरी की तरह ही ये बर्न करने का जो एक और उसकी टर्मिनोलॉजी है वो क्रायोथेरेपी भी होती है। यानी इलेक्ट्रो कॉटरी हम इसको कहते हैं कि वो वार्म होती है और उसको वो बर्न कर देती है, और क्रायोथेरेपी जो होती है कि वो फ्रीज करती है, यानी वही एरिया जो बेसिकली तो मकसद उसको रिमूव करना है। क्रायोथेरेपी करके, इसी तरह सुन करके क्रायोथेरेपी करके, और उससे फिर उसको आप रिमूव कर सकते। तीसरा जो ऑप्शन है रिमूवल का, वो लेजर थेरेपी भी है। मतलब जिस तरह हम लेजर यूज करते हैं आई के लिए, विजन के लिए यूज करते हैं, स्किन के लिए यूज करते हैं, हेयर के लिए यूज करते हैं, और स्किन की बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं, तो इसी तरह लेजर जो है सर्जरी में भी बड़ी सक्सेसफुल है। डिफरेंट जो ऑपरेशन हैं, जिस तरह हेमराइड्स के ऑपरेशन है, फिस्टुला के हैं, फिशर के हैं, पायलोनोडल साइनस के हैं, तो ये भी एक कॉमन मिसाल है जो हम लेजर से मैनेज कर सकते हैं। तो लेजर से वो जगह जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है। और इसी तरह जो ट्रीटमेंट का एक और ऑप्शन है वो इम्यून थेरेपी है। इम्यून थेरेपी के जो बहुत सारे मिसालें हैं, वो ऐसे पेशेंट्स हैं जो बहुत सारी बीमारियों के साथ, लाइक कैंसर के पेशेंट्स और इस तरह के, उसमें कुछ स्पेसिफिक टेबलेट्स होती हैं, वो हम दे सकते हैं और पेशेंट को उससे रिलीव हो सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो उसका हिस्सा है ट्रीटमेंट। सर, अगर इसका वक्त पर इलाज ना करवाया जाए तो इसका कोई नुकसान होने का खदशा होता है? नुकसान ये हो सकता है कि अब वायरस है, तो वायरल इन्फेक्शन को अगर आप, एक तो उसका नेचुरल टाइम पीरियड होता है फ्यू वीक्स का, 2 to 3 वीक्स का। जिस तरह वायरल इन्फेक्शन गले की होगी तो हम कहते हैं जी वो ठीक हो जाएगी, इस तरह वायरल हेपेटाइटिस है। लेकिन ये वायरस ऐसा है जो जब इन्फेक्शन करता है तो वो जगह को, चूँकि उसने एक स्किन हाइपर थिकनिंग होगी स्किन की, और वो जगह पे एक स्वेलिंग बन गई, तो वो उस तरह रिजॉल्व नहीं होती। जैसे जैसे आप इसको डिले करते हैं, वो जगह जो है वो, यानी उसका स्प्रेड जो है वो बढ़ सकता है। यानी वो एक प्लेंटर वार्ट है, उससे फिर उसका साइज बढ़ सकता है, उस साइज बढ़ने से उसके नंबर्स बढ़ सकते हैं। अब कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनमें एक के बजाय 3-3, 4-4 जगह पे वो वार्ड्स बने होते हैं, तो वो एक वक्त में सबको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है, क्योंकि एक जगह पे जब ऑपरेट करेंगे तो उसको पेन होगी, और अगर ज़्यादा जगह हो तो फिर उसको पेशेंट का चलना फिरना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये साइज़ बढ़ना और नंबर में बढ़ जाना, ये 2 पेचीदगियाँ हो सकती हैं। और तीसरी, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि उसकी इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो इन्फेक्शन के बाद फिर आपने जो ट्रीटमेंट करनी है वो अल्टीमेटली यही होती है। तो इन्फेक्शन में आप एंटीबायोटिक्स देंगे, उसको पहले ठीक करेंगे, और उसके बाद फिर उसकी ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, जो कि जिस तरह हमने डिस्कस किया है कि वो मेडिसिन भी हो सकती है खाने वाली और लगाने वाली, और उसके अलावा फिर इंटरवेंशन है जो डिफरेंट टेक्निक्स मैंने बताई हैं, उसमें से आप कोई भी उसको ऑप्ट। इसका जल्द ट्रीटमेंट ना करवाया जाए तो उसके जड़ें बनने का भी खदशा होता है। और जड़ें उस तरह तो बेसिकली नहीं है, यानी जड़ें का लफ्ज़ जो है ना वो हम उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जिसमें कैंसर का डाउट हो। यानी ये कोई कैंसरस बीमारी नहीं है, ये ऐसी चीज़ है जो वायरल है, और वायरल एक ऐसी चीज़ है जो बेनाइन है। कुछ पैथोलॉजीज ऐसी हैं जो थोड़ी सी डेंजरस वाली हैं, जिसमें कैंसर का वो होता है, लेकिन इसमें कैंसर वाला एलिमेंट उस तरह का नहीं है। अल्टीमेट फाइनल सोल्यूशन होता है जब ये सोफिस्टिकेटेड जितनी भी मैयर्स हैं उसको हम कर रहे हैं, और उसके बाद वो दोबारा उसके बनने के चांसेस निकल आए हैं, तो फिर उसमें ये होता है कि आप बाय सर्जरी, यानी उसको सुन करके, और उसको जहाँ तक नीचे वो एक, जब उसको निकालते हैं तो वो एक कोन बनी होती है, ऊपर से जो इस तरह राउंडेड होती है, और नीचे जो है उसकी चूंच होती है। तो वो जो कोन है वो हम सर्जरी करके बाय नाइफ या सीजर्स उसको हम पूरा निकाल देते हैं। तो जब निकालते हैं तो उसका मतलब यही है कि जो जिस तरह आप समझ रहे हैं कि उसकी जड़ें होंगी वो इस तरह होती नहीं है, लेकिन आप पूरा एन ब्लॉक निकाल दें तो जड़ों वाला एलिमेंट रहता नहीं। तो सर, इसके लिए क्या कोई क्रीम या कोई मेडिसिन भी इस्तेमाल की जा सकती है? जी, जैसे मैंने अभी गुजारिश की है कि कुछ क्रीम आती है जिसमें सैलिसिलिक एसिड जो एक इंग्रेडिएंट है और बहुत सारी मेडिसिन में यूज़ होता है, उसके डिफरेंट परसेंटेजेस होती हैं वो यूज़ होती हैं, तो वो हम ट्राई कर सकते हैं। वो इसको बेसिकली डिज़ोल्व करता है स्किन को, और स्किन के नीचे कुछ ऐसी मेडिसिन भी है कैथाडिन टाइप जो हम उस पर अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद नीचे जो है वो ब्लिस्टर बनता है, और ब्लिस्टर उसको डिज़ोल्व करता है। तो वो एक्सपीरियंस तो हम करते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं हम अभी दो विलिंग नहीं होते सर्जरी के लिए या कोई भी इंटरवेंशन के लिए, तो उनमें जब इस तरह के आप जो ऑप्शन देते हैं तो दे आर एग्रीड, तो उसका आउटकम आता है, लेकिन वो 100% शायद उस तरह पॉसिबल नहीं होता। कुछ पेशेंट्स में होता है जिसके चांसेस बहुत कम है, और अल्टीमेटली हमें दूसरी जो मोडेलिटीज़ है ट्रीटमेंट की उन पे जाना पड़ता है। ये बेसिकली किस डोमेन में आता है? जनरल सर्जरी में, डर्मेटोलॉजी में,
या प्लास्टिक सर्जरी किट में? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वो ओवरलैप करते हैं। बेसिकली अगर आप फिजिशियन के पास भी चले जाएं जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है, तो वो उनको देखेगा तो डायग्नोज वो भी कर लेगा, प्लास्टिक सर्जन भी कर लेगा डेफिनेटली, स्किन वाले भी डायग्नोज कर सकते हैं। तो बेसिकली हर बंदा हर ट्रीटमेंट नहीं कर रहा होता, यानी मेडिकल स्पेशलिस्ट तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑइंटमेंट एडवाइस करेगा या टैबलेट, जिस तरह हम कह रहे हैं इम्यूनोथेरेपी है वो एडवाइस कर देगा। तो अगर आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो भी लाइकली इसी तरह के ही मैयर्स कर सकते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट पास उसका लेज़र यूज़ करते हैं और लेज़र की आउटकम अच्छी है जो उसको कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिकली क्रायोथेरेपी या सर्जिकल एक्सिजन है वो तो सर्जन ही प्लान कर सकते हैं। और इस तरह हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं जी कि ये इस तरह एक बना था वार्ड और वो हमने ट्रीटमेंट कराई, यानी ऑइंटमेंट लगाई या टैबलेट्स खाई और उसके बाद उसका रिजल्ट यानी 100% नहीं रहा, तो फिर हमें उसको सुन करके और उसकी लेज़र थेरेपी या क्रायोथेरेपी या सर्जिकल एक्सिजन वो प्लान करने। क्या इसका लाइफस्टाइल से भी कोई ताल्लुक बनता है? नहीं, लाइफस्टाइल से तो ऐसा नहीं है। वायरस तो हर जगह ही पाया जाता है। आप ये इस सेंस में कह सकते हैं कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल में ज़्यादा सफाई का ज़्यादा ख्याल नहीं करते या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप नंगे पाँव चलते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो जगह इन्फेक्टेड है या वो एरिया है, ठीक है, तो उसमें वो जो वायरस है वो उसमें इन्वेड हो सकता है उस सोल में। और अगर आप नीट क्लीन रहते हैं, डेली बात ले रहे हैं, सफाई सुथराई है, फिर शायद उसके चांसेस कम हो जाते हैं। जो इसके आपने प्रोसीजर बताए उस पर कोई एस्टिमेट कॉस्ट भी बता सकते हैं? कॉस्ट डिफरेंट है, यानी जो सिंपलेस्ट है वो ये है कि आप उसको जिस तरह हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोकॉटरी या सर्जिकल एक्सिजन, इसकी कॉस्ट मिनिमम है। वो इस तरह की है जिस तरह हम रूटीन में लोकल के प्रोसीजर्स करते हैं, लाइपोमा कर ली, स्पेशलिस्ट कर लिया, वो तो ऑलमोस्ट कोई 25,000 to 30,000 के दरमियान मैनेज हो जाता है। जो लेज़र थेरेपी है और क्रायोथेरेपी है वो थोड़ी सी कॉस्टली है, वो ऑलमोस्ट इससे डबल है, क्योंकि उसमें जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, जो मशीन यूज़ हो रही है, उसकी अपनी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो वो ऑलमोस्ट कोई 50 से 60 के दरमियान जो है वो चले जाते। तो सर ये सारे प्रोसीजर लोकल में ही किए जाते हैं या जनरल एनेस्थीसिया? नहीं, जनरल एनेस्थीसिया की इसमें जरूरत नहीं है। एरिया जो है वो सोल का है, लीजन इतना बड़ा भी नहीं होता, यानी फ्यू मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर्स में होगा, तो उसमें आप लोकल एनेस्थीसिया जिसमें हम ज़ाइलोकेन या ब्यूपिकेन यूज़ करते हैं, इंजेक्शन एक लगता है और फिर वो अराउंड सारा उसको सुन कर देता है, तो उसको हम लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। उसके अंदर ये इजीली मैनेज हो जाता है। तो क्या इसके दोबारा होने का भी खदशा होता है? दोबारा होने के चांसेस हो सकते हैं अगर किसी पेशेंट ने इसकी सर्जरी किसी इनएक्सपीरियंस सर्जन से कराई, यानी वो उसको एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर एक्सिजन पूरी नहीं हुई और उसका कोई एलिमेंट उन्होंने छोड़ा है तो वो दोबारा हो सकता है। और जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की है कि जब आप सर्जरी करते हैं या सर्जिकल एक्सिजन करेंगे, इलेक्ट्रोकॉटरी करेंगे या क्रायोथेरेपी करेंगे, तो वो जो उसकी बेस है और नीचे जो उसकी तकोन बन रही है, यानी जो उसकी नोक है, वहाँ तक जाना ज़रूरी है। और स्किन जो थिक होती है काफ़ी सोल की, उस थिक स्किन को पूरा लेना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप फैट तक नहीं जाएंगे तो उसकी जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे उसमें वायरस है, तो वायरल इन्फेक्शन दोबारा ग्रो करके उसकी रिकरेंस और दोबारा उसको काज कर सकते। इसके बचाव के भी कोई मेजरमेंट होते हैं? बचाव के मेजर्स जो हैं बेसिकली वैक्सीनेशन है, ठीक है, जो हम बच्चों में भी करते हैं और बड़ों में भी। वो वैक्सीनेशन जो है उसमें इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन है, वो भी वायरल है, तो इसकी वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है जो इसको प्रिवेंट कर सकती है, लेकिन वो एक मखसूस मुद्दत के लिए है, उसके बाद उसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। ये मोस्टली किस एज ग्रुप में होते हैं? मोस्टली ये एडल्ट्स में है, छोटी एज में भी नहीं है और बड़ी एज में भी नहीं है। जो एडोलेसेंट एज है उसमें ये ज़्यादा कॉमन है और उसमें कोई सेक्स की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि फीमेल में कॉमन है या मेल में कॉमन है, लेकिन हमने जो प्रैक्टिकली देखा है वो मेल इसके साथ ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। शायद उनकी जो स्किन है फीमेल की वो उतनी हार्ड नहीं होती सोल की, और उसमें उस तरह का लंप नहीं बनता जो मेल में बनता है, और उसके प्रेशर पे आने से उसमें पेन होती है। चेहरे पर या गर्दन पर या जिस्म के किसी हिस्से पर या पाँव पर मौके होते हैं, उनके लिए आपका पैगाम क्या है? हाँ, साइज बढ़ सकता है, नंबर बढ़ सकते हैं, तो जहाँ भी होगा नीचे पाँव पे है तो आपको चूँकि प्रॉब्लम पेशेंट को चलने फिरने में है, जैसे भी वो ज़मीन बेर एरिया होगा, नंगे फुट चलेगा ज़मीन पे तो उसको प्रेशर फील होगा और पेन होगा, तो ये तो पहली है। अब बाकी नेक पे है, फेस पे है या फिंगर्स पे है, तो उसके कॉस्मेटिक्स जो है ना उसका जो रोल ज़्यादा है, तो अगर टाइम पर नहीं कराएंगे तो उसका साइज़ बढ़ जाएगा और उसके नंबर बढ़ जाएंगे, वो ज़्यादा आपको अगली फील होगा, कॉस्मेटिकली ज़्यादा बुरा फील होगा, तो करवा लेना ज़्यादा बेहतर है। दूसरी जो चीज़ है बड़ी देर है कि अगर बहुत ज़्यादा पुरानी वायरल इन्फेक्शन हो तो फिर उसमें कोई
डेंजरस वाला एलिमेंट भी आ सकता है, लेकिन इसमें हमने कभी उस तरह का देखा नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच।